हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 1 का 9 हेडिंग। 9वां हेडिंग है आपका प्रतिशत संगठन के बारे में। प्रतिशत संगठन क्या होता है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। अभी तक हम किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक आपको पिछले वीडियो में हमने किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में, मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, यह सारी चीज़ें हमने आपको चर्चा किया था पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कि परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तभी तक हम किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार जो है किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी आवश्यक होती है कि किसी यौगिक में कोई तत्व विशेष जो है वो कितना परसेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया गया, ठीक है। आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया गया और आप पहले यह प्रश्न पूछेंगे कि इसका सूत्र क्या है या इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया जाएगा तो आप जो है पहले यह प्रश्न करेंगे कि दिया गया यौगिक का सूत्र क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं। ज्ञात यौगिकों के लिए भी इस जानकारी से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूने में तत्वों का वही परसेंट है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए, ठीक है। ज्ञात यौगिकों के लिए भी इस जानकारी से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूने में तत्वों का वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमूना शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। तो जो आंकड़ा दिया जाएगा उसके विश्लेषण से हमें यह जानकारी मिलेगी, यह जानने में सहायता मिलेगी कि जो दिया गया नमूना है वह नमूना शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत संगठन के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि अभी तक जो है आपने किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार जो है किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया गया, आप पहले यह प्रश्न पूछेंगे कि इसका सूत्र क्या है या इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं। ज्ञात यौगिकों के लिए, ठीक है, ज्ञात यौगिकों के लिए इस जानकारी से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूने में तत्वों का वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्द में, इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमूना शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए H2O का उदाहरण लेकर समझें, ठीक है। तो अब जो है एक उदाहरण लेते हैं और उसके आधार पर जो है इन बातों को समझा जाए। देखें ध्यान से, जल H2O का उदाहरण लेकर समझें। चूँकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ठीक है। जल में H2O उसका फार्मूला होता है H2O, जिसमें कौन कौन है परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अतः इन तत्वों का प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है जल में, इसके प्रतिशत संगठन निकालने का सूत्र है किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। जैसे जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम होता है। जल का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 18.02 ग्राम होता है। तो जल में आपको हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट निकालना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान परसेंट बराबर
यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तो यौगिक में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो दो हाइड्रोजन है H2O में, तो 2 हो गए और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 हो गया और गुणे 100 अब बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान अर्थात H2O का मोलर द्रव्यमान 18.02। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11.18 आएगा। तो इस तरह हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वाटर में कितना है, 11.18 है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, तो ऑक्सीजन एक ही है, तो यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अर्थात ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो गया बट यौगिक का मोलर द्रव्यमान 18.02 गुणे 100, ये हो गया 88.79। तो इस तरह से वाटर में, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान परसेंट कितना होता है, 11.18 होता है, जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट कितना होता है, 88.79 होता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, एथेनॉल। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं एथेनॉल के बारे में। इसमें देखें कौन कौन से तत्व हैं, कितने परसेंट में है। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट कितना है। ठीक है, एथेनॉल में C2H5OH सूत्र होता है एथेनॉल का, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट कितना है। तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो 2 गुणे 12 हो गया, कार्बन का वजन 12.01 और 2 है तो 2 गुणे 12.01 प्लस हाइड्रोजन का 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 5 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो 6 गुणे 1.008, तो ये हो गया 6 गुणे 1.008 प्लस एक ऑक्सीजन है तो प्लस 16.00, ठीक है, ग्राम। सबको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46.068 ग्राम। तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया, 46.068 ग्राम। अब आप सूत्र लगा सकते हैं, किसी यौगिक का द्रव्यमान परसेंट बराबर किसी तत्व का द्रव्यमान परसेंट बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं कार्बन का द्रव्यमान परसेंट बराबर, तो कार्बन का तत्व का द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 12, तो 12 दूनी 24, 24.02, यह हो गया 24.02 कार्बन का द्रव्यमान हो गया। बटे मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान 46.068 और गुणे 100, सॉल्व करेंगे तो 52.16% आ जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का द्रव्यमान परसेंट बराबर, तो यौगिक में हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान कितना है, तो हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप जान सकते हैं, तो 6.048 ग्राम है। अब बटे यौगिक का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 46.068 गुणे 100, तो यह हो गया 13.13%। तो यह निकल गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान परसेंट। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट निकालना है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट बराबर, तो यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अर्थात ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया आपका 15.9994 ग्राम, अब बटे यौगिक का द्रव्यमान 46.068 ग्राम गुणे 100, यह हो गया आपका 34.728%। ठीक है, तो इस तरह से एथेनॉल में कार्बन परसेंट, हाइड्रोजन परसेंट और ऑक्सीजन परसेंट निकल चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं एक सही एक गलत, तो जितने परसेंट आए हैं सबको जोड़ने पर अगर 100 हो जाता है, एक्सप्रॉक्सीमेट 100 हो जाता है, लगभग 100 हो जाता है, तो वह सही है, अगर नहीं होता तो गलत है आपका। द्रव्यमान परिषद के परिकलनों को समझने के बाद अब हम यह देखें कि परिषद संगठन आंकड़ों से हमें क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यह जो परसेंटेज हमें प्राप्त हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो परसेंटेज हम निकाल ले रहे हैं सूत्र की मदद से, किसी तत्व के द्रव्यमान परसेंट बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100 से, इसका क्या यूज है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका यूज जो है मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र में होगा, जिसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।